Hello, good afternoon, students. This is your second part from your Hornbill book, Landscape of Soul. हमने आपकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो यहाँ तक की थी कॉन्सेप्चुअल स्पेस तक, और मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इसमें क्या है। इसमें वही है, डिफरेंस बताया गया है, डिफरेंस बिटवीन चाइनीज़ आर्टिस्ट एंड एशियन आर्टिस्ट, डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड कल्चर, एंड हाउ artists change their life with their emotions। ये सब चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। आर्टिस्टिक स्किल के बारे में ये सारा चैप्टर है, जो चाइना, एशिया और यूरोप की जो आर्टिस्टिक स्किल है उनके बारे में बताती है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आपकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 36। द कॉन्सेप्ट इज़ एक्सप्रेस्ड एज शाशुई, लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप। तो यहाँ पर आगे क्या होता है, शैनशुई क्या होता है। शैनशुई को एक्चुअली लैंडस्केप बोलते हैं। ये जो शैनशुई वर्ड है ये चाइना का वर्ड है। तो लैंडस्केप को शैनशुई कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे पहाड़ होते हैं और झरने होते हैं, नदियाँ होती हैं, तो उसको चाइना में शैनशुई कहा जाता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टेड द डॉइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स। तो इस तरह के जो लैंडस्केप होते हैं जो चाइना में बनाए जाते हैं, उसमें क्या सिमिलैरिटी होती है कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहाड़ और नदियाँ, उसी तरह से इनमें दो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं। डॉइस्ट जो है, डॉइस्ट क्या होता है, ये भी एक चाइनीज़ टेक्निक है अपने आर्ट कल्चर को एस्टैब्लिश करने की। उसमें भी दो जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, चाइनीज़ आर्ट हैं। तो हम देखते हैं आगे इसमें क्या है। द माउंटेन इज़ यांग। जो माउंटेन है, माउंटेन को क्या कहा गया है, यांग कहा गया है। चाइना में माउंटेन्स को यांग कहते हैं। रीचेज वर्टिकली टुवर्ड हेवन। जो पहाड़ियाँ हैं वो सीधी खड़ी होती हैं और कहाँ ऊपर तक जाती हैं, आकाश तक जाती हैं, स्वर्ग तक जाती हैं, तो उनको यांग कहा जाता है। स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन। जो सूरज की रोशनी में एकदम से खड़ी हैं, स्टेबल। वाइल द वाटर इज़ येन। और इस तरह के लैंडस्केप में जो पानी होता है उसको येन कहा जाता है चाइना में। जो क्या है, वो लेटा हुआ है, हॉरिजेंटल है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ। और जैसे फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल। जो धरती के ऊपर लेटा हुआ है, पानी लेटा हुआ होता है, खड़ा हुआ नहीं होता, लेटा हुआ होता है पानी, और धरती के ऊपर वो ठंडा है और उसमें थोड़ी सी नमी है, तो एक लिक्विड है। इस तरह का जो है वो व्यू होता है चाइनीज़ आर्टिस्ट की जो लैंडस्केप है, जिसको शैनशुई कहा जाता है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, the reception feminine aspect of universe energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Daoism। तो यहाँ पर क्या है, डॉइसम, ये जो डॉइस्ट वही है कि ये जो टेक्निक है इसकी। तो यहाँ पर यांग और जिन, नदी और पहाड़ियों को क्या कहा गया है, फीमेल और मेल एज एग्जाम्पल लैंडस्केप में दिखाया जाता है। जिस तरह से ये जो नदी है, नदी कैसे होती है, नदी बहुत ही सॉफ्ट होती है, और पहाड़ जैसे होते हैं वो बहुत ही मस्कुलिन होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरह से उसको मेल और फीमेल से कंपैरिजन किया जाता है उनकी लैंडस्केप में। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज़ एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। तो इस तरह की जो लैंडस्केप होते हैं, सेंचुरी होती हैं चाइना में, वहाँ पर ये सारे एलिमेंट उसमें डाले जाते हैं पेंटिंग में, बट उसमें कुछ हिस्सा जो है वो खाली छोड़ा जाता है। वॉइड क्या होता है, खाली छोड़ देना, खाली होता है। तो कुछ हिस्से को खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो जो खुद जो देखने वाले होते हैं उसमें खुद अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा, ब्रीथिंग इन, रिट्रेन, ब्रीथिंग आउट। ये किस तरह से होता है, जैसे चाइना में माना जाता है कि अपने कुछ इमेजिनेशन किसी की पेंटिंग में डालना वो इस तरह से होता है जैसे हम प्राणायाम करते हैं, सांस लेना और सांस अंदर छोड़ना। उस तरह से जैसे प्राणायाम के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है माइंड को। उसी तरह से चाइनीज़ जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी जो पेंटिंग होते हैं उनमें कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए भी आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, सांस लेने की जो आर्ट होती है वो क्या करती है, जो आपकी पेंटिंग में जो खालीपन होता है उसको भरती है।
ऐसा माना जाता है चाइना में, वेयर मेडिटेशन अकर्स, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। द मिडल वर्ड इज़ एसेंशियल। ये जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है इनमें कुछ ना कुछ पार्ट खाली ज़रूर छोड़ा जाता है मिडल में। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और इसके बिना वो आप पेंटिंग वो सफल नहीं मानी जाती चाइना में। हैंस द इम्पोर्टेंट ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनाज लैंडस्केप। इस तरह से यही एक इम्पोर्टेंस है चाइना के जो लैंडस्केप होते हैं, जो शेंशुई होती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो अनपेंटेड होता है, उसको खाली छोड़ा जाता है, जिसमें जो देखने वाले होते हैं वो अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल सकते हैं। दिस इज़ आल्सो वेयर मैन फाइंड्स द फंडामेंटल रोल, यहाँ पर जो है आदमी का एक रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जैसे कि धरती और आकाश के ऊपर होता है। ही बिकेम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। इसी तरह से जैसे धरती और आकाश में भी एक बैलेंस रखा जाता है कम्युनिकेशन के लिए, उसी तरह से पेंटिंग में भी नदी और पहाड़ों को एक कम्युनिकेशन का जो है वो एक सोल और एक सिंबल बताया गया है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल वेयर इफ इट इज़ ओनली सजेस्ट फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। यहाँ पर जो लॉफ्टी वर्ड है, लॉफ्टी क्या होता है? हाई, बहुत ऊंचे जो पहाड़ होते हैं उसको लॉफ्टी पीक्स बोल देते हैं, पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उनका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। इवन इफ़ इट इज़ ओनली सजेस्ट फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। नहीं तो क्या होगा, जो आदमी है, अगर नदियाँ नहीं होंगी तो वो पहाड़ों में गुम हो सकता है। नदियाँ क्या होती हैं? नदियाँ जो होती हैं, अगर नदी के साथ साथ कोई आदमी चले तो कहीं ना कहीं उसको रास्ता जो मिल ही जाता है। ही इज़ इन फ्रैंकोज चैंग वंडरफुल एक्सप्रेशन द आइज़ ऑफ द लैंडस्केप। तो इसी तरह से जो फ्रैंकस चैंस की जो उनकी जो एक लैंडस्केप है, द आई ऑफ द लैंडस्केप में भी इस तरह का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, तो इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको लेसन के स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो वो शॉर्ट स्टोरीज इसमें दी हुई हैं। गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, तो ये एक स्टोरी है, इसमें क्या देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। व्हेन फ्रेंच पेंटर जेन डफल mooted the concept of art brought in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest। ये जो आर्ट बर्ट होती है, आर्ट बर्ट होती है रॉ आर्ट, जैसे एकदम से रफली कुछ बना देना, तो उसको हम आर्ट बर्न बोलते हैं। ये एक फ्रेंच के पेंटर थे जेन डफलेट, उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था आर्ट बर्न के बारे में 1940 में। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी, ये जो आर्ट है वो किनके द्वारा बनाई जाती थी? जो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं होते थे, अपने काम में एक्सपर्ट नहीं होते थे पेंटर, उनके द्वारा बनाई जाती थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग आउटसाइड आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोन एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। और पहले क्या होता था, पहले ये जो रॉ आर्ट होती थी इसको जो है वो मान्यता नहीं दी जाती थी, पर धीरे धीरे जो रॉ आर्ट का जो एक प्रोफेशन है वो बहुत बढ़ गया और दूसरे देशों में भी इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। क्योंकि जो ट्रेडिशनली जो पेंटर होते थे उनको ही पेंटिंग करने का एक राइट होता था। दिस जॉनर इज़ डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज who have no right to be artists as they have received no formal training yet show talent and artistic insight। तो वही लिखा हुआ है कि ये जो आर्ट की एक टेक्निक थी ये उन्हीं लोगों के लिए होती थी जो ट्रेंड होते थे पूरे अपने प्रोफेशन में, जिन्होंने प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली होती थी, उनको ही ये प्रोफेशन चूज़ करने का एक राइट होता था। तो इससे क्या हो गया, बर्न आर्ट से क्या हो गया, जो टैलेंटेड होते थे और जिन्होंने कुछ सीखा नहीं होता था किसी रीज़न की वजह से, उनको भी अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिल गया। Their works are stimulating contrast to a lot of mainstream offering। और ये जो आर्ट होती थी ये बिल्कुल उन जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते थे उनकी तरह ही जो आर्टिस्ट बनाते थे उनकी तरह ही लगती थी। Around the time Duffield was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise। तो इसी तरह से जैसे डबलफ ने बर्न आर्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट रखा था, उन्होंने इंडिया में भी एक ऐसी एग्जांपल दी है, एक ऐसे जीनियस की एग्जांपल दी है जिन्होंने धरती के ऊपर ही स्वर्ग पैराडाइज बना दिया। तो क्या था वो, ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन
sculptured with stone and recycled material is known to the world today as a rock garden at चंडीगढ़। तो ये देखिए, ये एक एग्जांपल दी हुई है रॉक गार्डन की। उन्होंने रॉक गार्डन की एग्जांपल ली है। रॉक गार्डन जिन्होंने बनाया था उनके बारे में कहा जा रहा है, इन्होंने क्या किया था, ये भी एक रॉ आर्ट है जिसको आर्ट बर्न कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, जो वेस्ट मटेरियल था उसी को जोड़कर बहुत अच्छा एक गार्डन बनाया। जहाँ पर पहले जंगल था, जंगल को काट छाट कर थोड़ा सा सफाई करके वहाँ पर एक अच्छा गार्डन बनाया है चंडीगढ़ में, रॉक गार्डन जिसको कहा जाता है। इट्स 80 years old creation, डायरेक्टर नेक चांद इज़ नाउ hailed as India biggest contribution to outsider art। तो इसी तरह से जो नेक चंद है जिन्होंने ये एक अपनी क्रिएटिविटी की थी चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन बनाया, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया गया। जिन्होंने ये आर्ट जो है वो बाहर से, जिसको बर्न आर्ट कहा जाता था, आर्ट बर्न कहा जाता टेक्निक, वो वहाँ से लाए थे। द 15th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK based magazine pioneer in outside art publication, features Nek Chand and his rock garden sculpture woman by the waterfall on its anniversary issue covered। तो इनकी जो नेक चंद की ये जो क्रिएशन थी रॉक गार्डन, इसको फिर यूनाइटेड किंगडम ने अपनी जो एक मैगजीन है वहाँ पर भी पब्लिश किया, जहाँ पर नेक चंद का नाम भी लिया गया और रॉक गार्डन के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया। The notion of art burn or a raw art was of work that were in their raw state as regard culture and artistic influences। तो ये आर्ट बर्न थी, ये जो रॉ आर्ट जिसे बोल देते हैं, रफ काम पेंटिंग का करना, उसको हम बर्न आर्ट बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। वाज ऑफ वर्क दैट वर इन देयर रॉ स्टेट, जो पहले जो है वो कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। रिगार्ड कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, बाद में जो है कल्चर में और आर्टिस्ट के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। किसने? बर्न आर्ट ने। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन cart could be material for work for art, something नेक चंद has taken to dazing heights। तो नेक चंद ने क्या किया था, छोटे से छोटा जो टिन है, कचरा है, गाड़ियों का जो वेस्ट मटेरियल है, इस तरह का मटेरियल जोड़ के उन्होंने क्या किया था, एक जो है वो जंगल में जो एक रॉक गार्डन बनाया था, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। और इस तरह से एक सिंगल आदमी जो नेक चंद है, उनकी कोशिशों से क्या हुआ था, धरती के ऊपर एक उनके जो सपनों का एक गार्डन था वो उन्होंने वहाँ पर बनाया था। द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजन ऑफ हिज वर्क। तो ये जो यूनेस्को है, उन्होंने भी उनके काम के लिए उनको जो सम्मानित किया था, यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, जो है उनका जो इतना अच्छा काम था उसके लिए यूनेस्को ने उनको सम्मानित किया था। द 5-month इंटरेक्शन शो रेलम ऑफ नेक चांद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। तो बाद में जो नेक चंद की ये जो क्रिएशन थी उसको बहुत सारे, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस और इटली, यहाँ पर उनकी जो है उनके काम की जो है एक म्यूज़ियम बनाएगा, जहाँ पर नेक चंद की बनी हुई चीज़ें बहुत कुछ वहाँ पर एक एग्जीबिशन के तौर पर वहाँ पर लगाई गई। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेक चंद सेज। तो नेक चंद लास्ट में ये कहते हैं द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़, उनके लिए क्या है, उनके लिए सबसे ज़्यादा कीमती प्राइज़ क्या है, यही कि लोग जो हैं उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको देखने के लिए आते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो यही नेक चंद के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, सबसे बड़ा प्राइज़ है। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, contrast the Chinese view of art with the European view with examples। जो चाइनीज़ लोगों की आर्ट है और जो यूरोपियन लोगों की आर्ट है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में क्या चीज़ है जो ये बताती है कि ये चाइनीज़ आर्ट है और ये यूरोपियन आर्ट है। दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ शेंशुई। तो शेंशुई क्या है, तो शेंशुई के बारे में बताना है कि शेंशुई किसे कहा जाता है। Your first question answer is
द चाइनीज़ पेंटिंग आर बेस्ड ऑन इमेजिनेटिव इनर और स्पिरिचुअल अप्रोच। ये जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है ये बिल्कुल कैसी पेंटिंग होती है, ये इमेजिन के ऊपर बेस होती है, इसमें अपनी कल्पना जो है वो पेंटर डालता है, बहुत ही डीप होती है और स्पिरिचुअल होती है, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होता है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटिंग रिप्रोड्यूस्ड एन एक्चुअल व्यू। यहाँ पर दूसरी तरफ जो यूरोपियन पेंटिंग है वो कैसी पेंटिंग होती है, वो एक्चुअल जैसे कोई चीज़ हम देखते हैं उसी की पेंटिंग हम बना देते हैं, तो उसको हम यूरोपियन पेंटिंग स्टाइल बोल देते हैं। उसमें कुछ भी जो है देखने वाला कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी उसमें नहीं डाल सकता। ऑफ एन एक्सटर्नल और रियल ऑब्जेक्ट, द पेंटिंग ऑफ वू डॉजी एंड मैटर पेंटर्स ऑफ यूरोप इलिस्ट्रेट द डिफरेंस। ये जो वू डोजी है इन्होंने ये जो पेंटर है इन्होंने यूरोपियन पेंटिंग और ये जो चाइनीज़ पेंटिंग है इनके बारे में जो है वो डिफरेंस बताया है, इलिस्ट्रेट किया है दोनों के डिफरेंस के बारे में। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन, शेनशुई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शेनशुई। शेनशुई का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि चाइनीज़ में शेनशुई को लैंडस्केप कहा जाता है। शेनशुई मीनिंग माउंटेन्स वाटर रेफर्स टू स्टाइल ऑफ चाइनीज़ पेंटिंग दैट इन्वॉल्व्स नेचुरल लैंडस्केप। शेनशुई बेसिकली क्या होती है, कोई ऐसा लैंडस्केप, कोई ऐसी पोर्ट्रेट, कोई ऐसी पिक्चर जिसमें बहुत सारे माउंटेन होते हैं, पानी होता है ना, नदियाँ होती हैं, तालाब होते हैं, उसको हम शेनशुई बोल देते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो वो जो एक लैंडस्केप हम बनाते हैं, एक पोर्ट्रेट बनाते हैं, उसको शेनशुई कहा जाता है चाइना में। द लैंडस्केप विच इज़ इनर वन स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। एक ऐसा लैंडस्केप होता है जहाँ पर बहुत ही डीप पेंटिंग होती है, वो वहाँ पर एक ही पेंटिंग में बहुत कुछ इमेजेस आपको देखने को मिल जाती हैं और उसमें खुद भी आप अपनी क्रिएटिविटी जो है वो डाल सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्पेस, उसमें डाली स्पेस थोड़ी दी गई होती है जहाँ पर खुद भी जो देखने वाला होता है उसमें अपनी इमेजिनेशन डाल सकता है। इट रिप्रेजेंट द टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स यिन एंड यांग रिफ्लेक्ट द डॉयज व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और इसके साथ ही लैंडस्केप में ये भी बताया जाता है कि इसमें दो पोल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था धरती और आकाश, इस तरह से दोनों में जो है वो एक सिमिलैरिटी बताई जाती है और धरती और आकाश में थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई होती है। तो वो जो रिफ्लेक्टिंग किसने बताया था, डॉस की जो पेंटिंग है उसमें बताया गया था, जो यूनिवर्स को बताती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं उनको लैंडस्केप कहा जाता है। Your next question, what do you understand by the term outsider art and art burn or raw art? आर्ट बर्न की जो टेक्निक है वो क्या टेक्निक है उसके बारे में बताना है कि आर्ट बर्न की टेक्निक क्या होती है। तो असल में देखिए, आउटसाइडर आर्ट रेफर्स टू दोज आर्ट, जो बाहर से आई हुई आर्ट होती है, जो आर्ट बर्न जिसे कहा जाता है वो ऐसी आर्ट है who have no right to be artists as they have received no formal training yet show talent and artistic insight। ये जो बाहर से कोई भी आर्ट आती है तो वो चाइना में उसको जो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। चाइना में उन्हीं लोगों को पेंटर माना जाता है जो फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर आते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है पेंटिंग का, उनको ही पेंटर माना जाता है और उनकी ही क्रिएशन जो है वो देखी जाती है। और जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होती उनको जो आर्टिस्ट है नहीं माना जाता और उनको पेंटिंग करने का भी अधिकार नहीं होता। बट ऐसा आर्ट बर्न में क्या ऐसा है, आर्ट बर्न और रा आर्ट आर द वर्क्स ऑफ आर्ट इन देयर रा स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। ये जो आर्ट बर्न है, आर्ट बर्न की टेक्निक में वो पेंटर भी अपना काम कर सकते हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली हुई और वो अपनी जो क्रिएटिविटी है वो इस टेक्निक में आर्ट बर्न जिसे कहा जाता है वो उसमें अब कर सकते हैं, जो कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जो आर्टिस्ट की जो इमेजिनेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है और लोगों के ऊपर असर डालती है। Your next question from thinking about the language, find out the correlates of yin and yang in other culture। जो दूसरे कल्चर हैं वहाँ पर yin और yang को कैसे बताया गया है। चाइना में तो यिंग एंड यांग को बताया गया है, रिवर और माउंटेन, बट जो दूसरे कल्चर हैं उसमें yin एंड yang को क्या कहा जाता है। आंसर में देखिए, द इंडियन कल्चर लेज स्ट्रेस ऑन नेचर एंड गॉड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में कुदरत के ऊपर और भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, माना जाता है। नेचर इज़ द येन और फीमेल पार्ट। यहाँ पर कुदरत को फीमेल कहा जाता है, येन का पार्ट बताया जाता है। वेयर एज दूसरी तरफ गॉड द क्रिएटर
इज़ द मेल पार्ट, और भगवान जो गॉड है उसको मेल पार्ट के तौर पर लिया जाता है, जो पूरी सृष्टि का जो एक रचनहारा है उसे मेल पार्ट के तौर पर लिया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट आल्सो नोन एज माया और ब्रह्मा, ये जो कॉन्सेप्ट है यिन एंड यांग का, इंडिया में इसको माया या ब्रह्मा भी कहा जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिएशंस द होल वर्ल्ड, इस तरह से दो क्रिएशन का जो मेल है उससे ही पूरा का पूरा जो है वो दुनिया, पूरा संसार बनता है। किससे? नेचर से और भगवान से, मेल और फीमेल से। ऑल इट ऑब्जेक्ट्स एंड आल्सो इनहेबिटेंट्स, ऑल इट ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या है? ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड आल्सो इनहेबिटेंट हैं, और ये जो इनहेबिटेंट यानी कि इनको जो है वो हटाया नहीं जा सकता। योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन फ्लैंडर्स? जो फ्लैंडर एक मैंने बताया था कि फ्लैंडर एक देश है, वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर देखिए, फ्रेंच लैंग्वेज स्पोकन इन फ्लैंडर, जो फ्लैंडर है वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाती है, विच इज़ अ रीजनल इन बेल्जियम, जो बेल्जियम की अपनी जो है मातृभाषा है। रीजनल लैंग्वेज क्या होती है? मातृभाषा, जैसे हमारी पंजाबी, हिंदी वगैरह जो है उसको रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और आपको यही जो मार्क्ड किए हुए क्वेश्चन है अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से करने हैं और इनको लर्न करना है फाइनल एग्जाम के लिए। सो वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।